हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है जो बिना रुके चुपचाप हमारे लिए काम करती रहती है। ये अविश्वसनीय रूप से जटिल है और आज हम इसके सबसे जरूरी नेटवर्क यानी इसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम की गहराई में उतरने वाले हैं। जी, हम बात कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की। मतलब हमारा शरीर हर एक सेल तक जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन कैसे पहुंचाता है, और उतना ही जरूरी कि वो वहां बने वेस्ट को बाहर कैसे निकालता है। और आज की हमारी ये सारी जानकारी एक डिटेल्ड बायोलॉजी चैप्टर से ली गई है। हमारा मिशन है इस जटिल विषय को आसान और दिलचस्प बनाना। हम खून के घटकों को समझेंगे, हमारे दिल जो शरीर का पावर हाउस है उसके कामकाज को जानेंगे, और ये भी देखेंगे कि जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है तो क्या होता है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आखिर ये खून या ब्लड है क्या? सोर्स इसे एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहता है। इसके दो मुख्य भाग हैं, एक तरल हिस्सा जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा जिसमें सेल्स होते हैं जिन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। प्लाज्मा। हाँ। तो ये लिक्विड पार्ट हुआ। हाँ, ये हमारे खून का लगभग 55% हिस्सा है। ये हल्का पीला, मतलब स्ट्रॉ कलर्ड और चिपचिपा सा तरल होता है, और इसका भी ज्यादातर हिस्सा करीब 90-92% तो पानी है। और बाकी 6-8% में क्या होता है? उसमें होते हैं कुछ बहुत जरूरी प्रोटीन्स। अच्छा, और इन प्रोटीन्स के बहुत खास काम होते होंगे, है ना? बिल्कुल। सोर्स में 3 मुख्य प्रोटीन्स का जिक्र है। पहला है फाइब्रिनोजन, जो खून का थक्का जमने यानी कोएगुलेशन के लिए बेहद जरूरी है। ओके, फाइब्रिनोजन। फिर आते हैं ग्लोब्युलिन्स, जो शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म मतलब हमारी रक्षा प्रणाली में शामिल हैं। और आखिर में एल्ब्यूमिन्स, जो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। एक मिनट, ऑस्मोटिक बैलेंस, आसान शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये ब्लड वेसल्स के अंदर पानी की सही मात्रा बनाए रखते हैं? आपने बिल्कुल सही समझा। यही उनका काम है, ताकि सेल्स और ब्लड वेसल्स के बीच तरल पदार्थों का संतुलन बना रहे। और एक दिलचस्प बात बताइए। अगर आप प्लाज्मा में से ये क्लॉटिंग फैक्टर यानी फाइब्रिनोजन निकाल दें, तो जो बचता है उसे सीरम कहते हैं। सीरम, ये नाम तो सुना है, लैब टेस्ट रिपोर्ट्स में होता है। जी। अच्छा, तो ये तो हुई 55% प्लाज्मा की बात। अब आते हैं बाकी 45% हिस्से पर, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स पर। एंड हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। क्योंकि यहीं पर हमें खून के सेल्स मिलते हैं। 3 मुख्य तरह के सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज। जी, ये खून में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा सेल्स हैं। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष के 1 क्यूबिक मिलीमीटर खून में इनकी संख्या आप समझिए 50 से 55 लाख तक होती है। 50 लाख? दैट्स अ ह्यूज नंबर। और ये बनते कहाँ हैं? ये रेड बोन मैरो में बनते हैं। और इनकी बनावट भी बड़ी अनोखी होती है, बाई कॉन्केव डिस्क जैसी। सोर्स कहता है कि ज्यादातर मैमल्स में इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता। मैं हमेशा सोचती थी कि ये बिना न्यूक्लियस के कैसे काम करते हैं। ऑक्सीजन ले जाने के लिए ये एक अडेप्टेशन है। बिल्कुल, हीमोग्लोबिन ही तो है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। एक आरबीसी की औसत उम्र करीब 120 दिन होती है, जिसके बाद वो स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसीज का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जी। कब्रिस्तान, ये तो बड़ा नाटकीय नाम है। तो इन काम करने वाले सेल्स के बाद अब बात करते हैं शरीर के सैनिकों की, ल्यूकोसाइट्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। WBCs रंगहीन होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। RBCs के उलट इनमें न्यूक्लियस होता है। इनकी संख्या काफी कम होती है, 1 क्यूबिक मिलीमीटर में करीब 6000 से 8000। और इनके अंदर भी अलग-अलग तरह के सैनिक हैं, है ना, जिनकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। हाँ, इन्हें शरीर की सिक्योरिटी फोर्स समझिए। सबसे पहले हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। ये फ्रंट लाइन सिपाही हैं जो फैगोसाइटिक होते हैं। मतलब ये शरीर में घुसने वाले बाहरी दुश्मनों को सीधे निगलकर खत्म कर देते हैं। सही कहा। फिर आते हैं बेसोफिल्स, जो इन्फ्लेमेशन या सूजन वाली जगहों पर हिस्टामाइन जैसे केमिकल रिलीज करते हैं। यूसिनोफिल्स इन्फेक्शन और खासकर एलर्जिक रिएक्शन से लड़ते हैं। और लिम्फोसाइट्स, वो सबसे खास लगते हैं। हाँ, लिम्फोसाइट्स, जो B और T 2 तरह के होते हैं, वो हमारी सेना के इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। ये शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं और दुश्मनों की पहचान याद रखते हैं। और तीसरा फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, असल में पूरे सेल्स भी नहीं है। ये बोन मैरो की बहुत बड़ी सेल्स, जिन्हें मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं, उनके टुकड़े होते हैं। अच्छा, ये सेल फ्रैगमेंट्स हैं। जी,
और इनका सबसे जरूरी काम है खून का थक्का जमाने में मदद करना। तो हमने ये तो समझ लिया कि हम सबके खून में ये सब चीजें होती हैं, जी लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सबका खून एक जैसा नहीं होता। राइट। और यहीं पर बात आती है ब्लड ग्रुप्स के। जी दो सबसे जरूरी ग्रुपिंग सिस्टम है, ABO और RH सिस्टम। ABO ग्रुपिंग इस बात पर आधारित है कि आपके रेड ब्लड सेल्स की सतह पर दो खास एंटीजन A और एंटीजन B में से कौन सा मौजूद है या नहीं है। एंटीजन मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जो शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर सकता है। सही। तो अगर आपके RBCs पर एंटीजन A है तो आपका ब्लड ग्रुप A है, और अगर एंटीजन B है तो ग्रुप B हुआ, और अगर दोनों हैं तो AB। बिल्कुल। और अगर दोनों में से कोई नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप O है। और सबसे जरूरी बात, आपके प्लाज्मा में उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज होती हैं जो आपके पास नहीं है। जैसे ग्रुप A वाले व्यक्ति के खून में एंटी-B एंटीबॉडीज होंगी। एकदम सही। और इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मैचिंग इतनी जरूरी है। अगर गलत खून दे दिया तो एंटीबॉडीज नए ब्लड सेल्स पर हमला कर देंगी, जो जानलेवा हो सकता है। यहीं से यूनिवर्सल डोनर का कॉन्सेप्ट आता है ना। जी। O ग्रुप वाले लोगों के आरबीसीज पर कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए उनका खून सैद्धांतिक रूप से किसी को भी दिया जा सकता है। वो यूनिवर्सल डोनर हैं। और AB ग्रुप वाले? AB ग्रुप वाले लोगों के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए वो किसी भी ग्रुप से खून ले सकते हैं। वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हैं। लेकिन इसमें एक और परत है, RH फैक्टर की। हाँ, RH ग्रुपिंग। ये एक और एंटीजन पर आधारित है जिसे RH एंटीजन कहते हैं। अगर आप में ये एंटीजन है तो आप RH पॉजिटिव हैं, और अगर नहीं तो RH नेगेटिव। और प्रेगनेंसी के दौरान इसका बहुत गंभीर असर हो सकता है। बिल्कुल। एक खास स्थिति है जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है। ये तब होता है जब एक RH नेगेटिव माँ के गर्भ में RH पॉजिटिव बच्चा हो। पहली डिलीवरी के समय बच्चे का कुछ खून माँ के खून में मिल सकता है, और माँ का शरीर उस RH पॉजिटिव खून के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। जी। तो पहला बच्चा तो ठीक रहता है, लेकिन अगली प्रेगनेंसी में अगर बच्चा फिर से RH पॉजिटिव हुआ तो माँ की ये एंटी-RH एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को पार करके बच्चे के रेड ब्लड सेल्स पर हमला कर सकती हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, पर शुक्र है अब इसे पहली डिलीवरी के तुरंत बाद माँ को एंटी-RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन देकर रोका जा सकता है। चलिए, अब खून में क्या है इससे आगे बढ़कर ये देखते हैं कि ये इमरजेंसी में क्या करता है। चोट लगने पर शरीर को खून बहने से कैसे रोकता है? इस प्रक्रिया को कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। चोट पर जो गहरा लाल भूरे रंग की पपड़ी जमती है वो असल में एक क्लॉट है। और ये बनता कैसे है? ये क्लॉट फाइब्रिन्स नाम के धागों का एक जाल होता है जिसमें मरे हुए ब्लड सेल्स फंस जाते हैं। तो ये धागे आते कहाँ से हैं? ये एक कैस्केड प्रक्रिया है, मतलब एक के बाद एक होने वाली रिएक्शंस की एक चेन। आसान भाषा में कहें तो प्लाज्मा में मौजूद एक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन नाम का एक एंजाइम एक्टिव फाइब्रिन में बदल देता है। अच्छा, तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। जी बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में कैल्शियम आयंस की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमारे पास ये जीवन देने वाला तरल पदार्थ है, पर ये पूरे शरीर में घूमता कैसे? अब बात करते हैं इस हाईवे सिस्टम यानी सर्कुलेटरी पाथवेज की। सोर्स के मुताबिक जानवरों में दो तरह के सर्कुलेटरी पैटर्न होते हैं। एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो आर्थ्रोपॉड्स और मोलस्क्स में पाया जाता है। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है ना? नहीं, हम कॉर्डेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें खून हमेशा ब्लड वेसल्स के एक बंद नेटवर्क के अंदर ही बहता है। ये ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसमें बहाव को ज्यादा सटीक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और हमारे इस बंद सिस्टम के केंद्र में है इसका इंजन, हमारा दिल। इंसान का दिल 4 चैम्बर वाला एक मस्कुलर ऑर्गन है। ऊपर के 2 छोटे चैम्बर्स एट्रिया कहलाते हैं और नीचे के 2 बड़े ज्यादा मस्कुलर चैम्बर्स वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। और इन चैम्बर्स में खून का बहाव एक तरफा होता है जिसका श्रेय वाल्व्स को जाता है। बिल्कुल, वाल्व्स बहुत जरूरी हैं। ट्राइकास्पिड वाल्व दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के बीच होता है, बाइकास्पिड या मिट्रल वाल्व बाईं तरफ, और सेमिल्यूनर वाल्व्स वेंट्रिकल्स के निकास पर होते हैं। इन सब का एक ही मकसद है, खून को पीछे की तरफ बहने से रोकना। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि दिल अपने आप धड़कता है। इसे दिमाग से लगातार सिग्नल की जरूरत नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल में एक खास तरह की मांसपेशी होती है जिसे नोडल टिश्यू कहते हैं,
जो ऑटो एक्साइटेबल है, मतलब वो खुद ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा कर सकती है। कमाल है। दाएं एट्रियम के ऊपरी कोने में साइनो एट्रियल नोड या SAN नाम का एक टिश्यू होता है। SAN ही वो इंपल्स पैदा करता है जिससे हर धड़कन शुरू होती है। इसीलिए इसे दिल का पेसमेकर कहा जाता है। अच्छा, तो ये है हमारा पेसमेकर। जी, ये 1 मिनट में लगभग 70-75 एक्शन पोटेंशियल पैदा करता है, जिससे हमारी हार्ट रेट तय होती है। तो उन 75 धड़कनों में से किसी एक धड़कन के दौरान असल में होता क्या है? कार्डियक साइकिल को समझते हैं। एक कार्डियक साइकिल लगभग 0.8 सेकंड तक चलती है। इसकी शुरुआत में चारों चेंबर आराम की स्थिति में होते हैं, जिसे जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। फिर पेसमेकर एक इंपल्स भेजता है, जिससे दोनों एट्रिया सिकुड़ते हैं। यह है एट्रियल सिस्टोल। और फिर खून वेंट्रिकल्स में चला जाता है। सही। इसके बाद ये इंपल्स वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है और वो सिकुड़ते हैं। यह है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे ही वेंट्रिकल्स में दबाव बढ़ता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जोर से बंद हो जाते हैं। इससे दिल की पहली आवाज लब पैदा होती है। और उस दबाव से खून को कहीं तो जाना होगा? जी, ये दबाव सेमिल्यूनर वॉल्व्स को खोल देता है और खून दाएं वेंट्रिकल से फेफड़ों में और बाएं वेंट्रिकल से पूरे शरीर में पंप हो जाता है। इसके बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं। और तब दूसरी आवाज आती है, डब। बिल्कुल। दबाव कम होते ही सेमिल्यूनर वाल्व्स वापस बंद हो जाते हैं ताकि खून पीछे न बहे। इनके बंद होने से दिल की दूसरी आवाज डब पैदा होती है और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। चलिए इसमें कुछ नंबर्स जोड़ते हैं। हर धड़कन में एक वेंट्रिकल जितना खून पंप करता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जो लगभग 70 ml होता है। और अगर आप इस स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से गुणा करें तो आपको कार्डियक आउटपुट मिलता है। तो 70 ml प्रति बीट को मान लीजिए 72 बीट्स प्रति मिनट से गुणा करें तो ये लगभग 5 लीटर आता है। अरे वाह, 5 लीटर प्रति मिनट। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरा पूरा खून शरीर का एक पूरा चक्कर हर मिनट लगा रहा है जब मैं सिर्फ यहाँ बैठी हुई हूँ। ये तो इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय कारनामा है ना? ये हमें एहसास दिलाता है कि हमारा शरीर आराम की स्थिति में भी कितनी मेहनत कर रहा है। हमने खून और पंप को समझ लिया। अब देखते हैं कि ये शरीर में एक साथ कैसे काम करते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम असल में 2 सर्किट का एक मिलाजुला रूप है। पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब फेफड़ों तक का एक छोटा चक्कर सिर्फ ऑक्सीजन भरने के लिए। एकदम सही। इसमें दायां वेंट्रिकल बिना ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों में भेजता है और फिर ऑक्सीजन वाला खून दिल के बाएं एट्रियम में वापस आ जाता है। और दूसरा सर्किट? वो है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसमें बायां वेंट्रिकल उस ऑक्सीजन से भरपूर खून को महाधमनी यानी एओर्टा में पंप करता है, जहां से वो शरीर के हर अंग और टिश्यू तक पहुंचता है और फिर बिना ऑक्सीजन वाला खून वापस दाएं एट्रियम में लौट आता है। ये एक शानदार और शक्तिशाली सिस्टम है, लेकिन किसी भी जटिल मशीन की तरह इसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। जब सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई डिसऑर्डर होता है तो क्या होता है? सोर्स में कुछ आम बीमारियों का जिक्र है। पहला है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ये तब होता है जब ब्लड प्रेशर लगातार सामान्य यानी 120/80 से ज्यादा रहने लगे। एक और चीज जो हम अक्सर सुनते हैं वो है धमनियों का बंद होना। उसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज या CAD कहते हैं, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। ये उन वेसल्स को प्रभावित करता है जो सीधे दिल की मांसपेशियों को खून पहुंचाती हैं। ये कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण होता है। और इससे सीने में दर्द हो सकता है, जिसे एंजाइना कहते हैं। हाँ, उस रुके हुए बहाव का एक लक्षण है एंजाइना पेक्टोरिस। ये सीने में तेज दर्द होता है, जो तब होता है जब दिल की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो। आखिर में हार्ट फेलियर क्या है? ये कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से अलग है ना? जी, ये एक बहुत जरूरी अंतर है। हार्ट फेलियर एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावी ढंग से खून पंप नहीं कर पा रहा होता। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। तो आज हमने एक सिंगल रेड ब्लड सेल से लेकर पूरे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की विशाल वास्तुकला तक की यात्रा की। ये एक अविश्वसनीय रूप से कुशल सिस्टम है जो हमारे लिए हर पल काम करता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो है इस पूरे सिस्टम का तालमेल। खून के हर घटक की अपनी खास भूमिका, कार्डियक साइकिल की अद्भुत सटीकता, ये सब कुछ अद्भुत है। हम अपने श्रोताओं को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ेंगे।
सोर्स में लिखा है कि हमारा दिल मायोजेनिक है, यानी ये अपनी धड़कन खुद पैदा करता है। लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स उस धड़कन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ एक ज़रूरी सवाल उठता है। हालांकि दिल एक अद्भुत जैविक मशीन है, लेकिन हमारे दिमाग, हमारे तनाव और हमारी भावनाओं का इसके शारीरिक कामकाज पर असल में कितना नियंत्रण है? ये जीव विज्ञान और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अनुभवों के बीच एक दिलचस्प पुल है।